चलो बात करें हम लोग। अब हम ये बात करेंगे, अभी तक तो शब्द की मीनिंग। अब हम ये बात करेंगे नीति शास्त्र या नैतिकता की उपयोगिता मानव जीवन में, प्रशासन में, बाजार, अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, परिवार में, समाज में। इसकी उपयोगिता क्या है? एक बार इसे देखो आप। इसे देखो, नीति शास्त्र या नैतिकता की बात करें, जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जीवन में उपयोगिता पूछी जाए, तो चाहे एथिक्स शब्द का प्रयोग करे, चाहे मोरलिटी शब्द का प्रयोग करे, दोनों के एक अर्थ में लेकर चलना है, यह ध्यान देना है। क्लियर? अब इसे देखो आप। मानव जीवन में नैतिकता या नीति शास्त्र की क्या उपयोगिता, क्या भूमिका है? सोचो आप, उपयोगिता क्या भूमिका क्या है? सिंपल चीज है, ये मानव जीवन के लिए उपयोगी कैसे है। क्लियर? तो पहली चीज, ये नीति शास्त्र नैतिकता करता क्या है? व्यक्ति को कर्तव्य के प्रति उन्मुख और संवेदनशील बनाता है, और व्यक्ति को अनुशासनबद्ध और नियमबद्ध बनाता है। ये दूसरी चीज, ये नीति शास्त्र और नैतिकता व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के भी बेहतर सामंजस्य को स्थापित करके व्यक्ति समाज दोनों के विकास को प्रमोट करता है। ये क्लियर? तीसरी चीज, मानव जीवन में ये उपयोगी कैसे है? क्लियर? हमेशा यह मानव के लिए यह बताता क्या उचित है, क्या अनुचित है, और मानव का नैतिक विकास करता है तथा मानव को सार्वजनिक हित की ओर उन्मुख करता है। चौथी चीज बात करें, मानव जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है? नीति शास्त्र की इसकी भूमिका क्या है? पॉइंट क्लियर? अगली चीज, शुभ अशुभ का बोध कराता है। शुभ या शुभ, उचित या अनुचित का बोध कराता है। सारी बातें तथा प्रेम, बंधुत्व, सत्य, अहिंसा जैसे मूल्यों के प्रति व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है, अर्थात व्यक्ति के अंदर इन मूल्यों का समावेश करता है और व्यक्ति का नैतिक विकास करता है। ये एक अच्छा इंसान बनाता है। अगली चीज, हमेशा उसके चरित्र के निर्माण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि इसके व्यक्तित्व को बेहतर बना करके व्यक्ति को चरित्रवान बनाता है। ये इसकी भूमिका होती है। कोई दिक्कत? सबसे बड़ी चीज, ये नीति शास्त्र और नैतिकता मानव के लिए क्या करते हैं? एक बेहतर प्रशासक, एक बेहतर राजनेता के रूप में तैयार करती है। या सारी बातें। और एक सबसे बड़ी चीज, कई बार उसके आचरण को पवित्र बनाती है नैतिकता या नीति शास्त्र की बात करें। बातें समझ? एक तरह से देखा जाए, यह मानव को समाज द्वारा निर्धारित नियमों के अनुपालन पर बल देती है। आज जब नियमों का अनुपालन किया जाएगा तो व्यवस्थित समाज का निर्माण होता है। मानव जीवन में उपयोगी कैसे है? अब दूसरी चीज, प्रशासन में उसकी क्या भूमिका है? नीति शास्त्र का प्रशासन में क्या भूमिका है? तो ध्यान से सुनना इस बात को। प्रशासन में क्या? यह प्रशासनिक मूल्यों को जीवंत करता है। प्रशासन में लोकतांत्रिक संस्कृति को मजबूत करता है, डेमोक्रेटिक कल्चर को मजबूत करता है। यह सारी बातें प्रशासन को यह सत्यनिष्ठ, यह कर्तव्यनिष्ठ, यह संवेदनशील, लोचशील बनाता है। जनता प्रथम की भावना,
यह प्रशासन को गवर्नेंस की ओर मजबूत करता है, गवर्नेंस की ओर। यह प्रशासन और जनता के इंटरेक्शन को बढ़ा देता है, और जब इंटरेक्शन बढ़ता है ना, तो प्रशासन में पारदर्शिता आती है, जवाबदेहिता आती है, उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। देखा जाए तो कोई दिक्कत, यह एक तरह से एक ब्यूरोक्रेट को नैतिक दुविधा से निकलने का रास्ता बताती है। नैतिक दुविधा और विभिन्न मूल्यों के बीच बेहतर सामंजस्य की बात करें हम लोग। एक तरह से देखा जाए, ये इथिक्स या नैतिकता करती क्या है? ब्यूरोक्रेट को बाहरी दबाव को मैनेज करने में सक्षम बनाती है। ये एक तरह से देखा जाए कानून के क्रियान्वयन के प्रति प्रतिबद्ध बनाती है। यह बात समझ में आ रही? सिंपल चीज है। इथिक्स क्या करता है? प्रशासन को सुशासन में कन्वर्ट कर देता है। अरे बात है, तो प्रशासन प्लस नीति शास्त्र इक्वल टू क्या हो जाएगा? सुशासन, गुड गवर्नेंस। बात इसमें, क्योंकि नीति शास्त्र क्या करता है? सत्यनिष्ठा के लिए समझौते की बात करता है। ये प्रशासनिक विवेकशीलता के दुरुपयोग पर रोक लगाता है। यह अरे बात है, प्रशासनिक विवेकशीलता के दुरुपयोग पर रोक लगाता है। यह एक तरह देखा जाए, नीति शास्त्र प्रशासनिक आचार संहिता के अनुपालन पर बल देता है। यह ऑर्गेनाइजेशन के नैतिक ऑडिट की बात करता है, प्रशासन में बेहतर वर्क कल्चर का निर्माण करता है। एक बेहतर वर्क कल्चर और प्रत्येक ब्यूरोक्रेट को संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनाता है। यह बात समझ में आ गई? अगली चीज, बाजार अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका होती है? बाजार और इकोनॉमी में इसकी क्या भूमिका होती है? नीति शास्त्र की ध्यान से सुनना। एक सबसे बड़ी चीज, यह बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रमोट करती है। या हेल्दी कंपटीशन को, जो नियम आधारित व्यवस्था का निर्माण करता है। वो याद रखना, नियम आधारित व्यवस्था, जहां प्रत्येक व्यक्ति को नियमों के अनुपालन पर बल देना पड़ता है। अरे बात है, पहली चीज हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करता है, नियम आधारित व्यवस्था को प्रमोट करता है बाजार में। मतलब, और सबसे बड़ी चीज, यह बाजार को क्या करता है? एक तरह से देखा जाए, उत्पादक, निवेशक, कर्मचारी और कस्टमर सबके हितों के बीच बेहतर सामंजस्य बनाए रखता है। अर्थात जब बाजार में नीति शास्त्र की भूमिका बढ़ती है, तो नैतिकता यह कहती है कि विज्ञापन करो, किंतु गलत विज्ञापन नहीं करना चाहिए। जैसे फेयर एंड लवली लगाओ, गोरे हो जाओ। क्या कोई गोरा हुआ? सारी कोचिंगें, मार्केटिंग इस तरह करती है जिससे लगता है आईएएस बनाने की फैक्ट्री हुआ, जबकि पता कोई वहां से आईएएस नहीं बनता। यदि एथिक्स का समावेश हो जाए, तो नैतिक और नियम आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। क्लियर? एक सही, यह बाजार को मूल उन्मुख बनाएगा। और यदि नैतिकता का समावेश हो और नीति शास्त्र की बात की जाए ना, तो स्थिति क्या होगी? एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था या पूरा बाजार सतत विकास के लक्ष्य को पाने के प्रति प्रतिबद्ध होगा। यदि नीति शास्त्र का समावेश हो, तो अर्थव्यवस्था और सतत विकास के बीच बेहतर सामंजस्य होगा। पर्यावरणीय कीमत पर अर्थव्यवस्था के विकास की बात नहीं की जाएगी। समझ में आ रही बातें? यदि नीति शास्त्र का समावेश हो, तो सोचो आप, ये इकोनॉमी या बाजार निर्दयी नहीं होगा, ये गरीबों की आवाज को भी सुनेगा, ये गरीबों के कल्याण की बात भी करेगा। अरे बातें, कहा यूएनडीपी ने क्या कहा है कि वर्तमान में जो ग्रोथ है जॉबलेस है, रोजगार विहीन है, फ्यूचरलेस है, भविष्य विहीन है, रूटलेस है, जड़ विहीन है और निर्दयी है। एथिक्स का समावेश होगा तो निर्दयी नहीं होगा, रूटलेस नहीं होगा और फ्यूचरलेस नहीं होगा। बातें समझ में आ गई? और सबसे बड़ी चीज, हमेशा ध्यान दो इस बात को, एक बाजार में लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश होगा और कस्टमर से विचार विमर्श की बात की जाएगी। तो बिल्कुल बाजार की बात की जाएगी, पर बाजार के केंद्र में उत्पाद की क्वालिटी के साथ कस्टमर का हित प्राथमिक होगा। ये उसकी उपयोगिता है। बातें समझ में आ गई? अगली चीज, राजनीति में इसकी क्या भूमिका है? यदि राजनीति में एथिक्स की क्या भूमिका है? एक चीज सोचो, राजनीति में शुचिता का समावेश होगा। अरे बात है, राजनीति को नैतिक बनाएगा,
राजनीति के आपराधिकरण को रोकेगा और राजनीति में सोचो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके दुरुपयोग पर रोक लगाएगा, राजनेताओं को संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनाएगा, राजनेताओं को। और एक सबसे बड़ी चीज, राजनीति में निष्पक्ष चुनाव की बात उठेगी, जाति और धर्म के मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे। सारी बातें एक तरह देखा जाए, राजनीति में यदि इसका समावेश हो गया तो प्रशासन का राजनीतिकरण नहीं होगा। सारी बातें आना तो करप्शन की बात उठेगी। राजनीति में इसका समावेश होगा तो दल तो होगा, राजनीतिक दल होगा, राजनीतिक दल में लोकतांत्रिक मूल्य किसका समावेश होगा, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात उठेगी। बात समझ में आ गई? अब सोचो, परिवार में नीति शास्त्र की यदि भूमिका हो तो क्या होगा। एक चीज सोचो, परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने कर्तव्य के प्रति संवेदनशील बनाएगा। हरी बातें, बड़ों के सम्मान के प्रति सम्मान की भावना उठेगी और परिवार का जो सबसे कमजोर व्यक्ति है उसके संरक्षण की वकालत की जाएगी। निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के बीच सहयोग की भावना का विकास होगा। उस परिवार में प्रेम भी होगा, सत्य भी होगा और अहिंसा भी होगी। परिवार का प्रत्येक सदस्य, ध्यान दो, अपना स्वयं मूल्यांकन करेगा कि किस अनुपात में मैंने कर्तव्य का पालन किया। तो सच तो यह है, उस परिवार में रह करके अधिकार की अपेक्षा कर्तव्य पर बल देगा वो। आज परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने कर्तव्य का पालन करने लगे, अधिकारों का विकास अपने आप होना शुरू हो जाएगा। अरे बातें, पारिवारिक मूल्यों का विकास होगा और उस परिवार में रहने वाले प्रत्येक बच्चे का नैतिक विकास होगा। सच तो यह है, ये परिवार व्यक्ति का, ये बच्चे का नैतिक विकास करके नैतिक समाज के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। अगली चीज, समाज में इसकी क्या उपयोगिता बताओ जरा। नीति शास्त्र की समाज में क्या उपयोगिता है? सिंपल, जहां नीति शास्त्र होगा वो नैतिकता की बात, समाज को नैतिकता अवश्य बनाएगा ना। एक चीज, समाज में नीति शास्त्र की बात करें तो ये करेगा क्या? सामाजिक संघर्ष को रोकेगा, नैतिक संकट पर रोक लगाएगा। याद रखना, नैतिक संकट क्या है? मजबूर कर देना। और नीति शास्त्र का समावेश हो गया तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति नैतिक पहचान पर बल देगा। विवेक के संकट का बेहतर समाधान होगा समाज में, क्योंकि विवेक का संकट पैदा कहां होता है? समाज में होता है और परिवार में होता है। विवेक के संकट का बेहतर समाधान होगा, सद्भावपूर्ण समाज का निर्माण होगा। एक ऐसा समाज बनेगा जो सहिष्णु बनेगा, वो लोकतांत्रिक बनेगा और विवादों का समाधान विचार विमर्श से होगा। एक ऐसा समाज बनेगा। एक तरह से देखा जाए कि समाज में नीति शास्त्र का समावेश हो गया तो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा मूर्त रूप लेगी। G20 का सम्मेलन वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली की बात की गई थी। नहीं, एक समावेशी विकास की बात की जाएगी जहां गलत परंपराओं पर चोट पहुंचेगी और सभी की स्वतंत्रता और समानता का विकास, एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होगा जहां सभी को विकास का समान अवसर मिलेगा। जात धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होंगे। अरे बातें, एक अनुशासित समाज का क्या होगा? निर्माण होगा। या अब पुनः एक प्रश्न, अब ध्यान देने इस बात को, इतनी बातें शायद समझ में आ गई। अब नीति शास्त्र की उपयोगिता कहीं भी पूछे थे तुम कर सकते हैं। अब सोचो, आप पुनः एक प्रश्न, अक्सर हम देखते हैं, हम नैतिक औचित्य की बात करते हैं, नैतिक औचित्य की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा युद्ध, मिसाइलों का निर्माण, सरोगेसी, कुछ भी, टैक्स, फीस, दंड, जेल का प्रावधान, इन सबके नैतिक औचित्य को बताओ आप।
यदि नैतिक औचित्य की बात करें, सारी बातें, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, या उदारीकरण की बात करें, क्लियर, या हम एआई की बात करें, प्रौद्योगिकी की बात करें, या हाल में कोई जो विवाद हुआ हो वैश्विक स्तर पर, किसी का नैतिक औचित्य पूछा जा सकता है, किसी का भी नैतिक औचित्य पूछा जा सकता है। हाँ? युद्ध, ठीक है, चलो आप हम बात करें मंदिर मस्जिद, को तोड़ना, ये कुछ भी हो, इन सबकी औचित्य की बात करनी है, ठीक है, इसे कब नैतिक रूप से सही ठहराया जा सकता है। हम युद्ध की बात करें, मिसाइलों का निर्माण, सरोगेसी, टैक्स, फीस, अभी देखा होगा टंड, अभी देखा होगा केन्या में टैक्स को लेकर विवाद पैदा हो रहा है, जबरदस्त बातें, आपातकाल को लेकर के मुद्दा चल रहा सदन में। तो नैतिक औचित्य क्या है? आप एक चीज सोचो, युद्ध को कब नैतिक रूप से सही ठहराया जा सकता? अभी हमने देखा होगा पंचशील समझौता बहुत ज्यादा हाईलाइट है। चीन के राष्ट्रपति ने कहा सहयोग और सहअस्तित्व के लिए पंचशील समझौते का अनुपालन नहीं। जानते हो क्या चीज है? वैसे ही है जब अपना साम्राज्य का विस्तार कर ले तो देखो भाई अब युद्ध अनावश्यक हो चुका है, नहीं उसके पहले क्या करें, हम उसे इग्नोर करते रहें। बातें समझ में आ गई? आप ध्यान से सुने इस बात को। एक चीज, युद्ध का नैतिक औचित्य क्या है? यह ऑलरेडी अनैतिक है। इजराइल हमास युद्ध या रूस यूक्रेन युद्ध, युद्ध को अनैतिक क्यों माना जाता है? नंबर 1, क्योंकि संप्रभुता का अतिक्रमण होता है, मानवीय मूल्यों का पतन होता है, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, मानवता का विनाश, भूख और गरीबी में वृद्धि होती है और एसडीजी के लक्ष्य की प्राप्ति, संसाधनों की बर्बादी होती है। अरे बातें, तो जो संसाधन मानवता के कल्याण में खर्च होने चाहिए वो कहां खर्च हो रहा है? गुड। और ये जो चीजें, ये सब के सब नैतिक मुद्दे हैं। युद्ध से संबंधित नैतिक मुद्दे क्या होते हैं? डर का माहौल क्रिएट होता है, मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, स्वतंत्रता खंडित हो जाती है। हरी बातें, स्वतंत्रता खंडित हो जाती है और धीरे धीरे विकास फ्यूचरलेस होने लगता है। ये इशू है युद्ध का। युद्ध के नैतिक मुद्दे क्या है ये सोचो आप, ये इशू है। पहला इशू क्या है? युद्ध, पहला इशू क्या होता है? हमेशा मानवता का विनाश, मानवीय मूल्यों का पतन। दूसरा, संसाधनों की बर्बादी। तीसरा, संप्रभुता पर चोट। सारी बातें, और अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन। चौथा होता क्या है? बलपूर्वक नियम आधारित व्यवस्था को बदलने का प्रयास। यह नैतिक मुद्दा है ये, अर्थात इंटरनेशनल एथिक्स, अंतरराष्ट्रीय नैतिकता का उल्लंघन किया जाता है। ये नैतिक मुद्दे हैं ये। कोई दिक्कत? लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण होता है, शक्ति का केंद्रीकरण बढ़ जाता है। जब युद्ध होता है तो शक्ति का केंद्रीकरण, मानवाधिकार का उल्लंघन होता है और भूख और गरीबी में वृद्धि होती है, क्योंकि संसाधनों का बड़ा सा हिस्सा युद्ध में खर्च कर दिया जाता है। दुनिया में कहीं भी हो, युद्ध के नैतिक मुद्दे ही है। भूलेगा तो नहीं? अब नैतिक औचित्य क्या है इसका? हम इसे किस आधार पर उचित ठहरा सकते हैं? तो जब नैतिक औचित्य की बात करेंगे, अब इसका मतलब नैतिक रूप से युद्ध कब उपयोगी होगा? नंबर 1, युद्ध का नैतिक औचित्य क्या है? कब नैतिक रूप से? यदि किसी देश में लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करनी हो तो युद्ध उचित है। नंबर 2, उस देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था के निर्माण और आतंकवाद के सफाये के लिए
युद्ध कभी कभी जरूरी हो जाता है। क्लियर? जैसे जर्मनी ने क्या किया, अन्य देशों पर युद्ध थोप रहा था, तो दुनिया के मित्र देश मिल करके जर्मनी पर हमला कर दिए और कहा गया यह युद्ध लोकतंत्र के लिए हुआ है, मानवाधिकार के संरक्षण के लिए हुआ है, नियम आधारित व्यवस्था के लिए हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के लिए हुआ है। मित्र देशों ने यही कहा। जब लीबिया पर मित्र देशों ने हमला किया, कर्नल गद्दाफी, तो क्या कहा गया, तानाशाही को खत्म करने के लिए। जब इराक में अमेरिका ने हमला किया तो कहा तानाशाही को खत्म करने के लिए। और जब अफगानिस्तान में अमेरिका ने हमला किया, तालिबान के सफाई के लिए, आतंकवाद के सफाई के लिए किया उसने। क्लियर? तो युद्ध नैतिक हो जाता है, पहली बात। नंबर 2, उस देश में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा, उनकी स्वतंत्रता, उनके अधिकारों की रक्षा, उनकी भूख और गरीबी को दूर करने के लिए युद्ध जरूरी हो तो नैतिक हो जाता है। क्लियर? नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के अनुपालन के लिए यदि युद्ध जरूरी हो तो नैतिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे नियम आधारित व्यवस्था का निर्माण सुनिश्चित होता है, और जब नियम आधारित व्यवस्था का निर्माण सुनिश्चित होगा तो दुनिया के प्रत्येक देशों में सहयोग, सहअस्तित्व की भावना का विकास होता है। जैसे दक्षिण चीन सागर, चीन क्या कर रहा है, एक तरफा कार्रवाई कर रहा है उस व्यवस्था को बदलने के लिए। सारी बातें, इसे चीन की आलोचना भारत विरोध कर रहा है, और यदि चीन पर दुनिया के देश मिलकर आक्रमण करें तो नैतिक हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अगली चीज, यदि कोई देश विनाशक हथियारों का निर्माण कर रहा है, विनाशक हथियारों का निर्माण, तो मानवता की रक्षा करने के लिए और विश्व की सुरक्षा के लिए, उस देश को रोकने के लिए युद्ध कई बार आवश्यक हो जाता है। वो नैतिक है। बातें समझ में आ रही? यदि कोई देश साम्राज्यवादी है या लगता है उस देश की गतिविधियों के कारण विश्व युद्ध की आशंका है, तो विश्व युद्ध को रोकने के लिए, यह साम्राज्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए कई बार युद्ध जरूरी हो जाता है। तो नैतिक औचित्य उसका। तो लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब सोचो, अब इसे देखो, आप बातें समझ में आ गई? फिर मिसाइलों का निर्माण नैतिक मुद्दे के, हर चीज या तो इथिकल इशू पूछेगा या तो नैतिक औचित्य पूछेगा। क्लियर? मिसाइलों का निर्माण नैतिक मुद्दे क्या है? इसको मिसाइलों का निर्माण हमेशा युद्ध की संभावना को जन्म देता है। वो जैसे नॉर्थ कोरिया मिसाइलों का निर्माण कर रहा है, तो बदले में साउथ कोरिया भी मिसाइलों का निर्माण। अरे बातें, अब विभिन्न देशों के तनाव को पैदा करता है। यह तनाव क्या करता है? डर का माहौल क्रिएट करता है, और दोनों देशों में रहने वाली जनता के अंदर डर पैदा करके उनकी स्वतंत्रता को खंडित कर देता है। नंबर 3, यह एक तरह से देखा जाए, जो देश मिसाइलों का निर्माण करता है इनडायरेक्ट भूख और गरीबी से अपना ध्यान हटा लेता है। पैसा कहां चला जाता है? सारी बातें, भूख और गरीबी संबंधी मुद्दे। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरिया अपने पैसे का बड़ा सा भाग मिसाइलों के निर्माण पर खर्च कर रहा है, और बदले में नॉर्थ कोरिया भूख और गरीबी से क्या त्रस्त है। जैसे यूएनओ ने क्या कहा, जब रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खींचा तो यूएनओ ने कहा कि 2030 तक शून्य भूखमरी का जो लक्ष्य है वो कठिन हो गया है। तो युद्ध क्या करता है? शून्य भूखमरी के लक्ष्य को दूर कर देता है। एक नैतिक इश्यू है। सारी बातें। अगली चीज, जब कोई देश मिसाइलों का निर्माण करता है ना, तो जानते हो क्या होता है? शस्त्रीकरण शुरू हो जाता है। शस्त्रीकरण और घातक हथियारों के निर्माण परिणामता भविष्य फ्यूचरलेस हो सकता है। एक इश्यू है यह। अगली, होता क्या है जब कोई देश मिसाइलों का निर्माण करता है और युद्ध की संभावना, तो विभिन्न देशों विश्व में होता क्या है? विभिन्न देश पोलराइज होने लगते हैं। अरे बात, तो सोचो, विभिन्न देशों के ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा हो जाती है, और यह ध्रुवीकरण पंचशील समझौते को खंडित कर देता है। सहअस्तित्व, सहयोग की भावना को भी खत्म कर देता है। यह सबसे बेस्ट एग्जाम्पल
इसलिए देखा होगा पूरी दुनिया में इसका विरोध किया जा रहा है कि कोई भी देश परमाणु बम का निर्माण ना करे। बातें समझ में आ रही? बातें एक नैतिक इश्यू है, कोई दिक्कत? और एक सबसे बड़ी चीज हमेशा ध्यान दो इस बात को, एक देश मिसाइलों का निर्माण करेगा तो प्रतिक्रिया स्वरूप अन्य देश में मिसाइलों का निर्माण करेंगे। ये इथिकल इश्यू है, तो उनके लिए मानवीय मूल्य सेकेंडरी हो जाएंगे, मानवीय कल्याण सेकेंडरी हो जाएंगे। हरी बात है। अपने देश का सैन्यीकरण, सेना का आधुनिकीकरण, सेना का शस्त्रीकरण प्राथमिक हो जाता है और सेना बहुत ज्यादा पावरफुल होने लगती है। और जब मिसाइलों का निर्माण बड़े पैमाने पर होता है ना, तो लोकतांत्रिक मूल्य, एक नैतिक मुद्दा है ये, कहने के लोकतांत्रिक मूल्य इग्नोर होने लगते हैं। एक नैतिक मुद्दा है, लेकिन एक चीज सोचो, इसका नैतिक औचित्य क्या है? इसका नैतिक औचित्य क्या है? क्लियर? मिसाइलों का निर्माण क्यों, क्या उचित? कई बार क्या है, विभिन्न देश मिसाइलों के निर्माण को नैतिक रूप से सही मानते, क्योंकि उनका उद्देश्य अपने देश की सुरक्षा करना है। यदि अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए मिसाइलों का निर्माण किया जाए तो नैतिक है, उसका उद्देश्य आक्रमण न हो। और दूसरी बात, मिसाइलों का निर्माण करके देश को सुरक्षित करके अपने देश के नागरिकों में सुरक्षा का भाव पैदा करते हैं। हमारा देश पूर्णतः सुरक्षित है। जैसे भारत ने जब परमाणु बम का निर्माण किया तो क्या कहा भारत ने? अब हमारे देश के नागरिक सुरक्षित हैं, क्योंकि अब दुनिया का कोई देश भारत पर हमला नहीं कर सकता। हाँ, इस संदर्भ में निवारक वो रोकने का काम करता है। चौथी चीज, ये मिसाइलों का निर्माण कब नैतिक रूप से? यदि कोई पड़ोसी देश बहुत ज्यादा पावरफुल है और सख्त के बल पर हर बात नियम आधारित व्यवस्था को बदलने की कोशिश करता है तो उस पर रोक लगती है। तो चाह कर भी बदल नहीं सकता, क्योंकि सामने वाले देश भी क्या पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरिया, जब नॉर्थ कोरिया मिसाइलों का निर्माण कर रहा है तो क्या कर रहा है? वो तर्क यही दे रहा है, हम अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं, न कि किसी पर हमला करने के लिए। अब देखो, आप समझ में आ रही बात है? हो जाएगा। सरोगेसी, कोई गरीब महिला है, हम गरीब महिला को पैसा दे करके सरोगेसी के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो नैतिक मुद्दे क्या है? याद रखना, एक नैतिक औचित्य, एक नैतिक मुद्दे दो चीज होते हैं। यदि गरीब महिला को पैसे दे करके सरोगेसी के लिए मजबूर किया जाता तो नैतिक मुद्दा क्या है? नंबर 1, किसी की गरीबी का लाभ उठाकर मजबूर कर देना, उसको साधन बना देना है, और किसी को साधन बना देना अपने आप में अनैतिक है, जबकि साध्य होना चाहिए। कांट कहता है किसी को साधन बना देना अपने आप में अनैतिक है। यह नैतिक मुद्दा है या इथिकल इश्यू है या? क्लियर? दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल देखो जरा, किसी को साधन बना देना, उसके इच्छा के विरुद्ध उसे सरोगेट बंदर बनने के लिए इनडायरेक्ट उसकी स्वतंत्रता का हनन है। अरे बात, तीसरी चीज, यह आर्थिक न्याय के विरुद्ध है या? अरे बात है, और न्यायपूर्ण समाज पर चोट करता है, यह इथिकल इश्यू है या? दिक्कत, यह नैतिक मुद्दा है कि न्यायपूर्ण समाज में बराबरी का अधिकार होना चाहिए, और आपने पैसे के बल पर गरीबों के यूट्रस को आपने क्या कर लिया? को किराए पर खरीद लिया, आपने किराए पे ले लिया आपने। ये इथिकल इश्यू है या? अरे बात, अगली चीज, ये करेगा क्या? कि अनैतिक समाज का निर्माण करेगा, ये इथिकल इश्यू है या? ये मानवाधिकार का उल्लंघन करता है, ये इथिकल इश्यू है। क्योंकि किसी को जबरदस्ती ऐसा करने के लिए मजबूर कर देना मानवाधिकार का उल्लंघन ही तो है, एक इथिकल इश्यू है या? अरे बात, एक तरह से किसी को मजबूर कर देना उसकी गरिमा में जीवन के खिलाफ है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, ये इथिकल इश्यू है या? बातें समझ में आ रही? हमेशा, क्योंकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी कर रहा है, ये इथिकल इश्यू है या?
किसी को बात कर देना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है या ये इथिकल इश्यू है या ये नैतिक मुद्दा है या हो जाएगा। लेकिन इसका नैतिक औचित्य क्या है? यदि कोई महिला सरोगेट मदर बनना चाहती है तो नैतिक रूप से सही क्यों है? अब एक चीज सोचो, यदि वह स्वेच्छा से सरोगेट मदर बनना पसंद करती है तो नैतिक रूप से सही है। क्यों सही है नैतिक रूप से? सारी बातें अब देखो क्या क्या पॉइंट चलेगा, ध्यान सुनना। नंबर 1, किराए की कोख, अपने कोख को किराए पर दे करके किसी दंपत्ति को संतान सुख देना। अरे बातें, उसकी खुशी को प्रमोट करना है। याद रहे, पहली बात, आप किसी को खुशी देते हो ना तो क्या है, आप नैतिक काम कर रहे हो, पहली चीज। नंबर 2 की बात करें, आप जबरदस्ती नहीं करते, जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से कोई महिला तैयार हो गई, एक तरह से उसकी गरीबी को दूर भी करेगा, उसकी स्थिति में सुधार करेगा, और दूसरी तरफ संतान विहीन दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। नैतिक औचित्य, ठीक है। तीसरी चीज हम बात करें, नैतिक औचित्य क्या है? तीसरी बात, जब कोई महिला अपने कोख को किराए पे देती है ना तो रूल ये कि उसे पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो सरोगेसी के दौरान उसके पोषण पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। तो कोई भूख और कुपोषण की शिकार महिला है तो उसकी भूखमरी और कुपोषण दोनों दूर होगा। ये नैतिक औचित्य है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए मैं भूख से कुपोषित हूं या कुपोषण से ग्रसित हूं, आपके घर में काम करता हूं, आपने मेरे पोषण पर ध्यान दिया, मैं भूख और कुपोषण संबंधी समस्या से क्या हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। ये नैतिक औचित्य है या सारी बात है। अगली चीज, सरोगेसी क्या करती है? जो महिला सरोगेट मदर बनी तो जो दंपत्ति उसके कोख को किराए पे लिया, उस दंपत्ति उस महिला के लिए बेहतर रिलेशन स्थापित होगा, मधुर संबंध। तो समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच मधुर संबंधों का निर्माण होता है। ये इसका नैतिक औचित्य है या ये बातें समझ में आ रही हो जाएगा। तो इश्यू क्या है और नैतिक औचित्य क्या है? अगला देखो, हम टैक्स की बात करते हैं ना, इश्यू क्या है, नैतिक मुद्दे क्या है? अभी केन्या में मुद्दा उठ रहा है टैक्स को लेकर के, सुपर टैक्स को लेकर के नैतिक मुद्दा उठ रहा है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, टैक्स नैतिक मुद्दे क्या है? कई बार क्या होता है, सरकार जब टैक्स बढ़ाने पर ध्यान देती है ना तो व्यापारियों के हितों पर चोट पहुंचती है, तो आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव। ये नैतिक मुद्दा है या अरे बात, कई बार क्या होता है, टैक्स इतना ज्यादा बढ़ जाता है, टैक्स इतना ज्यादा, तो लोग अपने आय का बड़ा सा हिस्सा टैक्स के रूप में देने लगते हैं, तो लोगों की इनकम गिर जाती है, परिणामतः लोग अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं। असमर्थ, आज जब अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ हो जाएंगे, एक तरह से उनका विकास बाधित हो जाएगा। मानवाधिकार का उल्लंघन एक इथिकल इश्यू है या नैतिक मुद्दा है टैक्स। बातें समझ में आएगी। हम तीसरी चीज बात करें, देखो कई बार होता क्या है, हमेशा जब टैक्स का कोई नियम लागू होता है ना, ध्यान सुनना इस बात को, तो टैक्स की प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि आम व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता। तो टैक्स की प्रक्रिया की जटिलता में उलझ जाता है, जिससे टैक्स पेयर का शोषण शुरू हो जाता है, मेंटल टॉर्चर शुरू हो जाता है उसका। यह नैतिक मुद्दा है या क्यों? उसकी प्रोसेस को समझ ही नहीं पाया, और जब प्रोसेस नहीं समझ पाएगा उसका शोषण शुरू हो जाएगा। यह नैतिक मुद्दा है या सारी बातें। यही नंबर 4 की बात करें, सुपर टैक्स की स्थिति में क्या होता है, ब्लैक मनी को प्रोत्साहन मिलता है,
जब टैक्स की मात्रा ज्यादा कर दोगे तो टैक्स की चोरी बढ़ेगी, और जब टैक्स की चोरी बढ़ेगी तो ब्लैक मनी क्या होगा, और ये ब्लैक मनी अपराध को जन्म देता है। ये नैतिक मुद्दा है यार। अरे बात है, हो जाएगा। चौथी चीज, कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति पर करों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब करों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो कर न चुकाने के प्रति एक सोच पैदा होने लगती है। ये नैतिक मुद्दा है, मतलब निर्धारित नियमों के उल्लंघन की भावना पैदा होने लगती है। ये नैतिक मुद्दा है यार। जिस गवर्नमेंट ने कह दिया हम टैक्स लेंगे 70%, अब क्या कहोगे, आज के बाद टैक्स नहीं चुकाऊंगा। ये इथिकल इशू है। पर नियमों के उल्लंघन का भाव पैदा होना, आज से मैं नियमों का अनुपालन नहीं करूंगा, यह इथिकल इशू है यार। आगे बात समझ में, ये नैतिक मुद्दा है यार। अब नैतिक औचित्य क्या है इसका, दोनों पॉइंट समझ में आ रहा है। इथिकल इशू क्या है और नैतिक औचित्य क्या है। नैतिक मुद्दे कमियां हैं, नैतिक औचित्य उसको प्रूफ करना है कि सही है यार। ठीक है, अब देखो टैक्स का नैतिक औचित्य क्या है, ध्यान सुनना। नंबर 1, टैक्स से राजस्व की वसूली, परिणामता कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर संचालन, गरीबी उन्मूलन, भूख कुपोषण पर चोट। नंबर 2, प्राप्त राजस्व का उपयोग विकास में जिसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से आवागमन का साधन आसान, परिणामता लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता का विकास। नंबर 3 की बात करें, रोजगार का सृजन आसान, क्योंकि रोजगार तब देंगे जब पैसा हो वेतन देने के लिए। अरे बात है। और हेल्थ एजुकेशन पर निवेश ज्यादा, जिससे क्वालिटी इंप्रूव, अंततः लाभ आम जनता को। नंबर 4, SDG के 17 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो रिसोर्स चाहिए, वो रिसोर्स की प्राप्ति कहां से होगी, टैक्स से। तो SDG के लक्ष्य की प्राप्ति आसान हो जाती है। ये नैतिक औचित्य है यार। तो दिक्कत। नंबर 5 की बात करें, टैक्स के माध्यम से सरकार अमीरों से टैक्स लेती है और गरीबों के विकास पर खर्च करती है, जो सामाजिक न्याय को प्रमोट करता है। क्योंकि टैक्स एक तरह से, टैक्स सिस्टम एक तरह से क्या करता है, सोशल जस्टिस को मजबूत करता है, तो सामाजिक न्याय को मजबूत करने का साधन है यह बात है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा होगा, गवर्नमेंट इसमें बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है गरीबों के लिए। आयुष्मान भारत, पैसा कहां से आया, टैक्स। मनरेगा चला रही है, कहां से पैसा आया, टैक्स। नैतिक औचित्य है यह। बातें समझ में आ गई। आप सबसे बड़ी चीज देखो जरा, विषम परिस्थितियों में क्या होता है, टैक्स सिस्टम जोखिम प्रबंधन को आसान बना देता है किसी भी देश को। कोविड काल में देश फिर भी सक्षम बना रहा, क्योंकि टैक्स के माध्यम इतना पैसा आ रहा था कि लोगों को फ्री में 5 किलो अनाज देने में सरकार सक्षम थी। 5 किलो अनाज मुफ्त में देने में सरकार सक्षम क्यों थी, क्योंकि टैक्स से बड़े पैमाने पर राजस्व की प्राप्ति हो रही थी। यही तो था। क्लियर। अब देखो नैतिक औचित्य क्या है, फीस के संदर्भ में यही होगा। एंटी डंपिंग अलग चीज है, नहीं वो नहीं है, वो व्यापार संबंध में। एंटी डंपिंग में होता क्या है कि, होता क्या है, जो बाजार रेट उससे भी कम कर देते हैं उसको। अरे बात है, उसको डंपिंग को रोकने के लिए एंटी डंपिंग लगाया जाता है। जितना आपने रेट कम किया उतने बराबर टैक्स क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो डंपिंग को रोकने के लिए। अब एक चीज सोचो, अब बताना, जेल का प्रावधान, फीस वही चीज होगी, सेम चीज है। जेल का जो प्रावधान है, नैतिक मुद्दा क्या है, कि जेल में रखने से क्या होगा,
नैतिक मुद्दा। इसको ध्यान दो, एक तरह से कानून के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि जेल में रखने की व्यवस्था है। कानून के दुरुपयोग की संभावना क्या होती है? बढ़ जाती है। नंबर 2, जेल का प्रावधान है तो सोचो विभिन्न तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग आपस में मिलते हैं, जो वयस्क है बड़े अपराधियों से सीख करके और बड़े अपराधी बन जाते हैं। सारी बातें एक नैतिक मुद्दा है। या अगली चीज होता क्या है, हम जब किसी को जेल में रखते हैं ना, ध्यान दो, हम जब किसी को जेल में रखते हैं तो जिस व्यक्ति को जेल में रखेंगे उसके अंदर आक्रोश की भावना पैदा होगी समाज और व्यवस्था के प्रति, क्योंकि हमने उसकी स्वतंत्रता छीन ली और एक तरह से हम उसे बगावती विद्रोही बना देते हैं। ये नैतिक इश्यू है। या जैसे देखा होगा यूरोप में जेल का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। चौथी चीज बात करें, जेल में सोचो एक कैदी के लिए जो न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता चाहिए वो भी पूरा नहीं हो पाती। क्यों नहीं पैदा? कि एक निर्धारित समय में जितने कैदी रखे जाने चाहिए उससे ज्यादा कैदी रखे जाते हैं। कैदियों के मानवाधिकारों का जबरदस्त उल्लंघन भी होता है जेल में। एक नैतिक इश्यू है। यार अब भयंकर गर्मी है, क्या उसमें पंखा होगा? कोठी में रखे जाते हैं बेचारे वो। अब इस जो अभी जून के महीने में गर्मी पड़ी थी और दिल्ली में जो जेल होगा उनके क्या हाल होंगे। हाँ, कूलर नहीं मिला उनको, कूलर में एसी मिला होगा उनको। हाँ, वो सब मिलता है। मैं बताऊं आपसे, चूंकि सीएम भी तो हैं। अभी चंडीगढ़ जेल में एक रूल है कि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको सुविधा अच्छी मिलती है। वहां रूल है चंडीगढ़ जेल में, आप यदि ग्रेजुएशन है तो एक कमरे में 3 बेड होंगे, प्रत्येक दिन बिस्तर चेंज होगा, आपका जो कवर शीट है बेड शीट चेंज किया जाएगा, डेली सफाई होगी, हर कैदी को डेली 300 ग्राम दूध मिलेगा, हफ्ते में 3 दिन नॉनवेज, मटन चिकन मछली, आज मटन कल चिकन परसों मछली, और 1 दिन पनीर मिलती है। और आपका भोजन जो है बनाने वाला अलग होगा, जो चाहो उससे बनवाओ। हर व्यक्ति को पर डे 200 ग्राम दाल मिलती है। यहाँ व्यक्ति 200 ग्राम, आप 200 ग्राम दाल एक व्यक्ति को मिलेगी खाने के लिए, कितनी गाढ़ी दाल खाएगा? अरे बातें, इतनी सुविधा। और यदि आप पीएचडी होल्डर है तो फिर एक कमरे में 2 कैदी होंगे, मस्त पंखा, आप 2 कैदियों पे एक सर्वेंट रहेगा। सर्वेंट कौन होता है? जो चोरी में पकड़े जाते हैं, पॉकेट मार, वही सर्वेंट होते हैं। और चंडीगढ़ जेल के अंदर अंदर बड़ा सा स्पेस है जहां फूल पत्ते लगे हुए हैं, वहां टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल सब कुछ बना हुआ है खेलने के लिए। और अंदर लोग बताते इतना खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, जाड़े के मौसम में लोग ऐसे लगी हुए तखत। आप सोचो छोटे छोटे स्विमिंग पूल बने हुए हैं, वो सब करते क्या है? स्विमिंग पूल में नहाते हैं, फिर तखत पे लेट जाते हैं, और जो छोटे चोर होते हैं ना, वो उनके शरीर पर तेल की मालिश करते हैं वो जन्नत भोगते हैं सब। एक व्यक्ति ने कहा पूरा जीवन गुजर गया, मैंने आज तक ऐसी सुविधा नहीं दी जो सुविधा जेल में मिली थी। मत वो सुविधा, और वो जेल से निकलते तो लोगों का वजन बढ़ जाता है। वो सुधार, यदि एक जज पकड़ा गया था चंडीगढ़ जेल में, एक कमरा, हाँ उसका नाम है सुधार गिरी, बस सुधार। और नीदरलैंड में तो जेल में अजीब बुरी सुविधा है। नीदरलैंड में क्या है कि जेल में ताला बंद नहीं होता है, कि रूल है कि सुबह जेल से बाहर जाइए, जाके काम कीजिए, बस सोने आपको आना है। एक गार्ड है, आप एंट्री कराए, हमें आ गया हूं जेल में सोने के लिए। हर एक कमरे के साथ किचन रूम, लेटरिन रूम, बाथरूम सब कुछ, एक रूम का फ्लैट दिया जाता है। हर कमरे में ऐसी सारी सुविधाएं, जो चाहिए आप गार्ड को ऑर्डर दीजिए, गार्ड मंगवाएगा, आपको पैसा नहीं पे करना है। जो खाना हो आप ऑर्डर दीजिए, वो आएगा, आप खुद बनाना चाहते बनाइए, या फिर कुक आएगा आपका भोजन बनाएगा। एक कमरे का फ्लैट दिया जाता है वहां के जेल में, और ताला नहीं लगता है। और वहां के जब
घर वाले मिलने जाते हैं ना, तो कैदी कहता आज मेरे घर वाले मिलने आए हैं, तो घर वालों के लिए बेहतर व्यवस्था होती है खाने पीने की। फिर आप कमरे में ले जाके बैठ के बातें कीजिए, टीवी लगा देखिए। कुछ ऐसे हैं कैदी जिनकी पत्नियां साल भर उनके साथ ही रह रही हैं, आप छूटे जाइए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो जरा, ऐसा जेल इंडिया में बन जाए ना, और यहां दिल्ली में बन जाए, तो आधे विद्यार्थी उसी में रहेंगे। ठीक है खाना फ्री, सुबह आ जाएंगे 7 बजे निश्चय क्लास करने, दिन में लाइब्रेरी में, रात में क्या होगा, जेल में चले जाएंगे। कौन इस गर्मी में रहेगा, कोई गर्मी में रहेगा? और उनको पता चल जाए, गांव वाले घर से जल्दी जाओ जल्दी जाओ, वहां सुविधा है आपको, सुधार करिए, सुध जॉब। और उसके बाद यदि आपको वहां एक इंटरव्यू दे रहे हैं ना, इंटरव्यू में हो गया, तो जेल कहता है बहुत अच्छा इंसान है, आप इसे एक्सेप्ट कर लें। बड़ी अच्छी सुविधा है, सोचो जरा। और एक स्थिति कि वहां अपराध हो ही नहीं रहे नीदरलैंड में। हाँ यही चीज है। ऐसी जगह होगा भी नहीं। इंडिया में तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है कि और बढ़ेगी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून है ही नहीं, आना तो कोई कानून फ्यूचर में बनेगा। हाँ एकदम नहीं। धर्म का मुद्दा, नैतिकता का मुद्दा, तमाम चीजें। अब कुछ ऐसे बैठे हुए ना कम्युनिस्ट के लोग, वो कहते हैं जनसंख्या अपने आप गिर रही है, जरूरी क्या है। ये सारे बौद्धिक लोग जो एसी के अपने बैठ के स्पीच देते हैं ना, ये जमीन पर उतरते नहीं है। गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए, जिसके 1 या 2 बच्चा उसको एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, सब कुछ फ्री कर दो उसके लिए। और जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हों उसे सुविधाएं छीन लो आप। पर डेडलाइन 2025 के बाद ऐसा होना चाहिए, पर नहीं। मैंने जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी अगले 10-20 साल बाद, खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। हम सब कीड़े मकोड़े की तरह क्या होंगे, रेंगते रहेंगे। नहीं, राजनीति होती जनसंख्या नियंत्रण में बहुत ज्यादा, दिक्कत ये है। और यूरोप में देखो जनसंख्या कंट्रोल है, इंडिया में मुझे लगता है ना कि 2040 तक हम 200 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे। उसके बाद भयंकर गरीबी, फिर मारकाट शुरू होगी इंडिया में। ये तय होना है। इतना रिसोर्स है कहां, जमीन भी सीमित, पानी भी सीमित, तब मिलेगा कहां। अब किसको कितना रोजगार देगी सरकार? क्या इतना रोजगार देना संभव है? हाँ छत में पाले, हाँ सब्जी कहाँ उगाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जमीन की उर्वरता लगातार क्या हो रही है, गिर रही है। और एक बोल्ड सरकार चाहिए जो जनसंख्या, जिसने भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाया, अगले 20 साल तक उसकी सरकार आने वाली नहीं है। पर किसी न किसी को कुर्बानी तो देनी होगी। पर दिक्कत, एक सरकार बना के जाएगी, दूसरी सरकार बदल देगी। जैसे इनके संजय गांधी ने बड़ा अच्छा काम किया जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, जनता पार्टी की सरकार आई, बदल दी उसने। कांग्रेस की आलोचना, संजय गांधी पीएम रहा होता ना, तो जनसंख्या एकदम 90 तक जाते कंट्रोल हो गई होती। मुझे लगता 100 करोड़ भी नहीं पार करती वो। बहुत प्रभावी एकदम। हाँ बिल्कुल। पर जनता पार्टी 78 में जनता पार्टी का आगमन हुआ, उसने कहा सरकार ने गलत किया, ये स्वैच्छिक होना चाहिए। अब भारत की जनता है तो भेड़ की तरह है, आप प्यार से समझाओगे तो नहीं मानेगी। इनका बस लेते ट्रेन की चीजें लूट ले जाए, नहीं ट्रेन जो तो कुछ लोग फैन उखाड़ते भी हैं, इस तरह नट बोल्ट में कसे रहे तो उखड़ता ही नहीं है, उसको भी उखाड़ के लेके चले जाए। अब कुछ लोग तो वैसे राजनीति करते हैं, मेरी जनसंख्या बढ़ेगी, वोट बैंक बढ़ता जाएगा। वोट बैंक के लिए
हर पार्टी में लोग हैं ऐसे। दिक्कत ये है, खैर सरकारों को भी पता है, जब लोग तैयार नहीं होंगे क्या हम सरकार बनेंगे, एंजॉय करेंगे, चले जाएंगे। हमारे परिवार के लोग तो अमीर हो जाएंगे, जाके यूरोप में अमेरिका में बस जाएंगे, यहाँ की जनता भुगते। जब कोई संकट पैदा, युद्ध की स्थिति, संघर्ष की स्थिति पैदा होगी, सारे राजनेता के परिवार कहां शिफ्ट हो जाएंगे? विदेश में। लालू जी की लड़की सिंगापुर रहती है, वहां बिजनेस, सबकी बड़े बड़े नेताओं के परिवार यहां नहीं रहता है, रहता भी है तो तभी तक जब तक राजनीति चल रही है। सबके ठिकाने फॉरेन में भी हैं, सब वहां शिफ्ट हो जाएंगे। खैर अब आगे देखो, हो जाएगा। लेकिन ये तो इश्यू है, नैतिक औचित्य क्या है? अरे बातें जेल के वो किस आधार पर नैतिक रूप से सही ठहरा सकते हो? नंबर 1, एक व्यक्ति को जेल में बंद करके अपराध करने से रोकता है या उसे सुधरने का अवसर देता है। नंबर 2, समाज में डर का माहौल क्रिएट करता है ताकि लोग अपराध न करें। नंबर 3, ये कानून व्यवस्था को बनाए रखने में क्या होता है, सक्षम है, योगदान देता है, क्योंकि डर यह है कि यदि लोग कानून का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अरे बात है, नैतिक औचित्य की बात करें। नंबर 4 की बात करें, पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, नंबर 4 की बात करें। भारत का अनेक ऐसे जेल हैं जो सुधार गृह हैं, वहां एक तरह से जेल में लोगों को सुधारने का अवसर देकर के नैतिक मूल्यों की सीख दी जाती है। और अनेक ऐसे कैदी जो जेल से निकलने के बाद अच्छे इंसान बन गए। क्लियर? नंबर 5 की बात समझ में आ गई? नंबर 5 की बात करें, यह अपराध पर रोक का एक सशक्त माध्यम है, भ्रष्टाचार पर रोक का सशक्त माध्यम है, क्योंकि भ्रष्टाचारी को कहां भेज दिया जाता है? जेल। जैसे ईडी, हेमंत सोरेन निकल गए, अब इस सरकार 5 साल रहेगी, पता है? पता है? हेमंत सोरेन अभी निकले हैं, केजरीवाल निकले भी, अभी देखा होगा मुलायम सिंह, अखिलेश यादव पर करप्शन का। अब सरकारें डरेगी, कोई भी पार्टी डरेगी करप्शन का सहारा लेने से, और हर पार्टी में करप्ट लोग हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पैसा तो चाहिए, अब पैसा कहां से आएगा? करप्शन, मुझे नहीं पता था, ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एक अधिकारी, और सौभाग्य से समय में मेरी उनसे बातें होती थी, यमुना एक्सप्रेसवे बनाना, उसका उद्घाटन करने के लिए अखिलेश यादव ने 500 करोड़ रुपया लिया था, केवल उद्घाटन करने के लिए, और बन के तैयार था कई महीनों से। अखिलेश ने कहा जब तक पैसा नहीं मिलेगा तो उद्घाटन नहीं होगा। कंपनी घाटे में जा रही थी, जेपी ने बनाया उसको, तो 500 करोड़ रुपए दिया गया, तब उसका उद्घाटन हुआ। फिर आज जो लखनऊ एक्सप्रेस बना है, ये मुझे नहीं पता था, उस अथॉरिटी के अधिकारी ने कहा, मैंने कहा बन गया, हो क्यों नहीं रहा है? कहा पैसा मांग रहे हैं, अथॉरिटी दे नहीं रही। अरे कंपनी देना नहीं चाहती, अंत में उसको देना पड़ा। उन्होंने कहा 500 करोड़ के लेन देन, मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा 500 करोड़ की लेन देन हुई है, हो सकता है 1000 करोड़ की लेन देन हुई हो। अब उनकी मजबूरी, चुनाव तो लड़ना है, चुनाव के लिए पैसा चाहिए। देखा जाए तो जैसे आप लड़ी तो गुजरात में चुनाव, कांग्रेस ने क्या कहा? आपकी आलोचना, आप वाले शराब घोटाले से पैसा लेकर गुजरात में पैसा खर्च कर रहे हैं, यही नहीं कहा उन्हें। खैर, तो करप्शन पर रोक लगाना बातें, इसीलिए दुनिया के अधिकांश देशों में जेलों का निर्माण किया जाता है। देखा होगा केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, 12 जुलाई तक, अब पता नहीं कब तक रहे वो। अभी सुनने में एक सारा मुद्दा शायद मनीष सिसोदिया पर, कोई ना कोई कुर्बान होगा, और जो कुर्बान होगा उसके परिवार वालों को कुछ ना कुछ क्या कर दिया जाएगा। पार्टी तो केजरीवाल को बचाना ही बचाना है, अब कोई ना कोई कुर्बानी तो देगा ही। अब कुर्बानी कौन देगा ये पता नहीं है, बचाना था ही। खैर, जेल का नैतिक औचित्य क्या हो जाएगा? अगली चीज हम बात करें,
अब देखो, वैश्वीकरण, एआई, वैश्वीकरण से उत्पन्न नैतिक मुद्दे क्या है? ठीक है, पहला नैतिक मुद्दा, नैतिक मुद्दे क्या है, नैतिक चिंताएं क्या है? नैतिक चिंता, नैतिक मुद्दा दोनों एक ही है। एथिकल कंसर्न की बात करें या एथिकल इशू की बात करें, दोनों एक ही है। ठीक है, नैतिक मुद्दे क्या है वैश्वीकरण से? पहली बात, नंबर 1, पूंजी का केंद्रीकरण बढ़ गया और आय की असमानता में वृद्धि। नंबर 2, समावेशी विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नैतिक मुद्दा है, अमीर ज्यादा अमीर, गरीब ज्यादा गरीब। ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्या कहती है? ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि आय की असमानता लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्लियर? ये नैतिक मुद्दा ही है। नंबर 3 की बात करें, वैश्वीकरण के कारण पश्चिमीकरण, स्थानीय संस्कृतियां बहुत तेजी से नष्ट हो रही हैं। स्थानीय संस्कृतियों का नष्ट होना, यह नैतिक मुद्दा है या? क्लियर? नंबर 4, इस वैश्वीकरण के युग में आर्थिक मुद्दे पर दुनिया का कोई भी देश स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो संप्रभुता पर चोट एक नैतिक मुद्दा है या? इसमें जो देश सबसे ज्यादा सक्षम है उनको लाभ ज्यादा मिल रहा है, और जो देश कमजोर है वो क्या हो रहा है? वो ज्यादा शोषित है। और कहीं न कहीं जैव विविधता का दोहन दुनिया के विकसित देश कर रहे हैं। ठीक है, ये नैतिक मुद्दा है या? फॉर एग्जाम्पल, वैश्वीकरण के नाम पर भारत के संसाधनों का दोहन अमेरिका के लोग करेंगे, यहां की जैव विविधता तेजी से नष्ट होगी, और इसका लाभ भारत को नहीं मिलेगा, अमेरिका को मिल रहा है। ठीक है, यह नैतिक मुद्दा है वैश्वीकरण का। हो जाएगा? लेकिन नैतिक औचित्य क्या, बताओ जरा। गुड। नैतिक औचित्य क्या है कि वैश्वीकरण और निजीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, तो क्वालिटी इंप्रूव हुई है। चाहे शिक्षा की क्वालिटी हो, हेल्थ की क्वालिटी हो, सारी बात है, चाहे उत्पाद की क्वालिटी हो, क्वालिटी इंप्रूव हुई है क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। नंबर 2, वैश्वीकरण के कारण भारत में निवेश बढ़ा है, औद्योगिकरण बढ़ा है, रोजगार का सृजन भी बढ़ा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी, ये नैतिक औचित्य है। क्लियर? नंबर 3 की बात करें, निवेश के साथ साथ प्रौद्योगिकी का आगमन हुआ है। प्रौद्योगिकी, क्लियर? तो स्वाभाविक है भारत में मेक इन इंडिया जैसी योजना सफल हो रही है। क्लियर? ये नैतिक औचित्य है। हमेशा याद हो। आज नंबर 4 की बात करें, दुनिया के ऐसे गरीब देश जिनकी पहुंच विश्व के बाजार तक नहीं थी, वैश्वीकरण के कारण विश्व के बाजार तक इनकी पहुंच भी हो गई है। ये नैतिक औचित्य है यार। हो जाएगा? एआई की बात करें, एआई देखो जरा, एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें, एआई के नैतिक औचित्य क्या है? नैतिक औचित्य और नैतिक मुद्दे क्या है? हमेशा ध्यान दो इस बात को। नैतिक मुद्दा यह है कि एआई के कारण हमारा ग्रोथ तो बढ़ेगा पर जॉबलेस होगा, यह करोड़ों लोगों को रोजगार विहीन कर देगा और आय की असमानता को बढ़ा देगा। क्लियर? ये नैतिक मुद्दा है या, सॉरी, हाँ नैतिक मुद्दा है या एआई। नंबर 2 की बात करें, एआई के दुरुपयोग से हैकर्स और ज्यादा मजबूत होंगे, साइबर सिक्योरिटी और कठिन हो जाएगी, राइट टू प्राइवेसी खंडित होगी। यह नैतिक मुद्दा है या। तीसरी चीज, यह क्या करेगा? समाज में कैसा वर्ग पैदा करेगा जो एआई से संपन्न होगा। तो समाज में 2 वर्ग होंगे, एक वर्ग जो एआई से संपन्न होगा और दूसरा वर्ग जो एआई से विहीन होगा।
और जो एआई से संपन्न होगा वो तेजी से डेवलप करेगा, जो एआई से विहीन होगा वो विकास के दौर में पीछे छूट जाएगा। ये इथिकल इश्यू है यार। क्लियर? आज चौथी चीज बात करें, एआई बेशक लोगों को तार्किक बनाएगा पर मानव के इमोशन को कमजोर कर देगा। इमोशन को कमजोर कर देगा, ये इथिकल इश्यू है यार। अगली चीज, एआई क्या करेगा? फ्यूचर में क्या होगा? ह्यूमनाइड, लोग मानवीय आकार में रोबोट बनवाएंगे और शादी उससे करेंगे। विवाह रूपी संस्कार कमजोर हो जाएगा और जापान में शुरुआत हो चुकी है। सारी बातें, ये नैतिक मुद्दा है यार एआई। और एक सबसे बड़ी चीज, लोग करेंगे क्या? हमेशा ध्यान दो, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन संभव है। ये एआई से एक नैतिक मुद्दा है यार। और राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा तो गरिमा में जीवन में खंडित हो जाएगा। राइट, अरे बातें, ये इथिकल इश्यू है यार। लेकिन नैतिक औचित्य क्या है इसका? नैतिक औचित्य क्या है? नंबर 1, यह हर कार्य को सहज और सरल बना दिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दिया और रिमोट एरिया में भी रहने वाले लोगों तक बेहतर चिकित्सा सुविधा आसान हो गई। नंबर 2, एआई के माध्यम से रिमोट एरिया में शिक्षा का विस्तार आसान, तो शैक्षिक विकास आसान हो गया। यह सोशल जस्टिस को मजबूत कर रहा है। बातें समझ में? अगली चीज, इसने किया क्या? डेटा का विश्लेषण करना आसान कर दिया इसने। सारी बातें, जिससे निर्णय लेना जनता के लिए आसान हो गया। नंबर 4, यह आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रमोट करता है। क्रिटिकली अप्रोच को यह डेवलप करता है। और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से क्या होता है? पूर्वाग्रह दूर होते, एक ऐसे समाज का निर्माण होता है जो तर्क आधारित समाज बनता है। वो जहां गलत परंपराएं खत्म होती हैं। तो एआई ने क्या किया? गलत परंपराओं पर चोट करके आधुनिक मूल्यों का समावेश करके समाज को आधुनिक बना रहा है। ये नहीं कर रहा है। बातें समझ में आ गई? और सबसे बड़ी चीज, समाज के वीकर सेक्शन की भी बाजार तक पहुंच को क्या कर दिया इसने? आसान बना दिया। ये बातें से ये नैतिक औचित्य है यार। नैतिक मुद्दे समझ में आ गया? नैतिक औचित्य क्या है? नैतिक रूप से उपयोगी कैसे है। अगली चीज, मंदिर मस्जिद को तोड़ना। अब नैतिक मुद्दा क्या है? मंदिर मस्जिद को तोड़ना, इसका इश्यू क्या है? एक धर्म के प्रतीकों पर चोट, जिस मंदिर या मस्जिद को तोड़ोगे ना तो धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होंगी। सारी बातें, और जब धर्म भावनाएं आहत होगी तो डर का माहौल क्रिएट होगा। और जब डर का माहौल क्रिएट होगा तो उनका विकास बाधित हो जाएगा। ये नैतिक मुद्दा है यार, इथिकल इश्यू। पॉइंट क्लियर? पहली चीज। नंबर 2 की बात करें, एक सेकुलर नेशन में इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति देता है। वो हरी बात। नंबर 3 की बात करें, मस्जिद या मंदिर पर चोट देखा जाए कि बहुत संस्कृतवाद पर चोट है और कहीं न कहीं अल्पसंख्यक संस्कृति पर भी चोट है जो लोकतंत्र के विरुद्ध जाता है। ये हमेशा लोकतंत्र के विरुद्ध, क्योंकि अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अनुच्छेद 30 क्या कहता है और 29 क्या कहता है। एक नैतिक मुद्दा है यह। नंबर 4, यह सहिष्णुता पर चोट करेगा। ये सद्भावपूर्ण समाज के निर्माण में बाधक बनेगा। ये और जिस मंदिर या मस्जिद पर चोट की जाएगी उस समुदाय के लोगों के अंदर आक्रोश पैदा होगा और समाज कट्टर बनेगा। ये नैतिक मुद्दा है। या तो समाज को कट्टर बनाएगा। या ये इथिकल इशू है। या पर नैतिक औचित्य क्या है? ये बातें समझ में आ गई? नैतिक औचित्य क्या मंदिर और मस्जिद का? देखो आप,
यदि नैतिक औचित्य की बात करेंगे, ध्यान देना, तो पहली चीज इसका नैतिक औचित्य देखो आप। पहली बात, हमेशा कब तोड़ना ही उचित होगा, नैतिक औचित्य। यदि सार्वजनिक हित के लिए, हाईवे के निर्माण के लिए मस्जिद को तोड़ा जाए तो नैतिक है, जैसा कि इस्माइल फारूकी की बात में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। नंबर 2, मंदिर या मस्जिद धर्म का महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है। सारी बात है, धर्म का महत्वपूर्ण पक्ष नहीं। यदि उस मंदिर मस्जिद में धर्म के नाम पर कट्टर विचारों को प्रोत्साहित किया जाता है तो तोड़ देना नैतिक है। सारी बात है, तो तोड़ना क्या है, नैतिक है। नैतिक औचित्य की बात करें हम लोग, क्लियर। नंबर 3 की बात करें, यदि किसी मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद पैदा और विवादों का समाधान नहीं हो पा रहा है तो उसे तोड़कर उसकी जगह एक पब्लिक प्लेस का निर्माण करना, ताकि दोनों समुदाय का कल्याण हो, यह नैतिक औचित्य है। या शायद समझ में आ गया होगा, ये मुद्दे समझ में आ गए। अब यदि कुछ भी पूछा जाए नैतिक मुद्दा, नैतिक औचित्य कर ले जाएंगे। गुड। अब एक चीज देखो जरा, मैं थोड़ा सा